Unit 8, Atom and Nuclei, Chapter 13, Nuclei, and this is the first video of this chapter. In this video, we will discuss about composition of nucleus, size of nucleus, nuclear density, isotope, isobar and isotones, mass energy equations, famous Einstein equation, mass defect, binding energy and packing fraction, binding energy curve, observation feature of binding energy curve, nuclear force and properties. So basically this video is based on nucleus. इसके पहले हम एटम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया था एंड थॉमसन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. वो इलेक्ट्रॉन को अलग बता पाए, लेकिन बाकी के मास को उन्होंने बोला इट इज फिल्ड लाइक एज अ प्लम इनसाइड द वाटरमेलन. लेकिन उसके बाद अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आया था और उसके थ्रू हमें पता पड़ा कि केवल 0.16% ही ऐसा कुछ स्पेस था जहाँ पे सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट था और उसी को नाम दिया गया न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस वेरी स्मॉल स्पेस था जिसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, पूरा का पूरा मास था, अप्रोक्सीमेट मास एटम का. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके पास दो पार्टिकल्स थे. सबसे पहले प्रोटॉन की इन्वेंशन हुई, डिस्कवरी हुई, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज था और एटम तो न्यूट्रल होता है. लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम जैसे या आइसोटोप्स जैसे सब्सटेंस मिले, तो एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसे पार्टिकल की नीड हुई जिसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है. तो फिर न्यूट्रॉन आया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की. तो हमारे पास दो एलिमेंटल पार्टिकल, दो परमानेंट मेंबर ऑफ न्यूक्लियस है. इनको न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19 जैसा कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, 1.6 into 10⁻27 kg. It's approximately 1836 times heavier than electron. Now इसके बाद सेकंड पार्टिकल जो आया लेटर, सबसे बाद में जो डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन था. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसकी डिस्कवरी इतनी लेट हुई. मास इसका थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है, 1.675. न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.675 × 10⁻27 kg. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन. तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन है? न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, और सबसे लाइटर कौन है? इलेक्ट्रॉन, मास वाइज. और पूरा एटम कंस्टिट्यूट हुआ तो उसका एक नंबर बनेगा जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं. एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन के नंबर है. नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम. जितने प्रोटॉन है वही उसका नंबर है. अगर हमने प्रोटॉन बदल दिए तो एटम ही बदल जाएगा. अगर हम 1 की जगह पर 2 प्रोटॉन रख देंगे तो फिर हीलियम हो जाएगा, 3 रख देंगे तो लिथियम हो जाएगा. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज अ नंबर ऑफ एटम. जितने प्रोटॉन है उतने उससे वही एटम है. अगर आप 11 से 12 कर दोगे तो सोडियम से मैग्नीशियम बन सकता है. पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही डिपेंड करती है. नाउ एटॉमिक मास नंबर, इसमें दोनों के दोनों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों का सम कर देंगे. द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास. इसका सिंबल कैपिटल ए से शो होता है. कोई भी सब्सटेंस का नाम हम लिखते हैं तो ZXA, तो Z वहां पर एटॉमिक नंबर है और A वहां पर एटॉमिक मास है. A में नंबर ऑफ Z तो है ही, मतलब प्रोटॉन तो है ही, साथ में न्यूट्रॉन भी है. नाउ एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज यूनिफाइड मास यूनिट भी कहलाती है. सबसे छोटी मास की यूनिट, दैट इज द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, और इसकी वैल्यू निकाली गई तो 1/12 ऑफ 12/6.023 × 10⁻23 ग्राम करने के बाद जो इसका आंसर आया दैट इज 1.66 × 10⁻27 kg. इसको हम एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर 12 नंबर है तो उसमें 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे, और उनका हमने एवरेज डिवाइड किया नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर के साथ. तो एक न्यूक्लियन का एवरेज मास जो आया दैट इज 1.66 × 10⁻27 kg. तो हमारे पास दो पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव विथ मास, न्यूट्रॉन नो चार्ज विथ मास, और Z एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, A एटॉमिक मास नंबर दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज क्योंकि ये बहुत ही कंसाइज होता है, फिर भी इसकी कोई वेल डिफाइंड साइज नहीं है, लेकिन इस पर हम स्फेरिकल मान सकते हैं. इट्स स्फेरिकल वॉल्यूम हो सकता है, तो फिर इसकी रेडियस भी होगी. सो रेडियस के लिए फॉर्मूला है R = R0 A⁻1/3. A यहाँ मास नंबर है इसका,
और आर नॉट की वैल्यू जो है दैट इज 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, बहुत इट्स इन रेंज ऑफ फर्मी। इट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, हमेशा के लिए कांस्टेंट दैट इज 1.2 फर्मी, याद रख सकते हैं। नाउ रेडियस जो और न्यूक्लियस की रेडियस जो है 1 फर्मी से लेकर 10 फर्मी के बीच में कोई भी हो सकती है। न्यूक्लियर वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें इस आर की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब आर नॉट क्यूब इंटू ए हो जाएगा। और इससे हमें प्रूफ होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा। न्यूक्लियर डेंसिटी, मास और वॉल्यूम तो डायरेक्टली है, लेकिन डेंसिटी कैसे डिपेंड करती है वो भी देखते हैं। सो डेंसिटी के लिए हमारे पास मास जो है मास ऑफ न्यूक्लियस इज AMU के फॉर्म में रहता है, तो A इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 कर दिया तो किलोग्राम में आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें आर की वैल्यू रख दी तो आर नॉट क्यूब A आ गया। दोनों को डिवाइड करते हैं जब हम मास अपॉन वॉल्यूम को, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बचती है इनकी वैल्यू पुट करने के बाद 7.24 10⁻45 एम्पियर पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी जो आती है वॉल्यूम की, यहाँ 4/3 पाई की वैल्यू रखी, आर नॉट की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी। तो क्योंकि हमारे पास ए यहाँ पे है, ए से कट सकता है, तो ए की वैल्यू ना हम यहाँ रख रहे ना हम यहाँ रखेंगे, ये तो कट जाएगा। हमने यहाँ वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब में आर नॉट क्यूब ए 4/3 पाई की वैल्यू 22.7, आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 का क्यूब इंटू ए रख दिया। तो ये सॉल्व करने पे आया 7.24 इंटू 10⁻45 ए। अब मास अपॉन वॉल्यूम जैसे हम डिवाइड करेंगे, मास का फॉर्मूला ये है ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 और ये है 7.24 इंटू 10⁻45। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। 2.29, 2.3 भी याद रख सकते हैं, 1.2 है 2.3 है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इतनी ज़्यादा डेंसिटी तो किसी सब्सटेंस की, किसी नॉर्मल सब्सटेंस की तो पॉसिबल है ही नहीं। ये तो क्वासार के बराबर इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, 1 मीटर क्यूब में 10⁻17 किलोग्राम मास आ जाए। सो डिस्कशन व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर। ये जो हमारे पास इसके पहले आंसर आया, इसमें कहीं भी मास नंबर नहीं आया, मास नंबर कैंसिल हो गया, ये यूनिफॉर्म हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो डेंसिटी ऑक्सीजन की है वही डेंसिटी आयरन की है, और वही डेंसिटी हैवीएस्ट एलिमेंट लेड और यूरेनियम की है। न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस के लिए डिफरेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। सारे न्यूक्लियॉन्स के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है। न्यूक्लियर डेंसिटी है एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सच हाई डेंसिटी, क्योंकि जो पूरा का पूरा मास है वो केवल 0.1416% वॉल्यूम में ऑक्युपाइड है। तो उतना सारा मास जब इतने से कम वॉल्यूम में ऑक्युपाइड होगा तो डेंसिटी तो मैक्सिमम होगी। और ये इतनी डेंसिटी है कि ये वाइड ड्वार्फ स्टार्स के अप्रोक्सीमेट मैटर में जाती है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस, ये यूनिफॉर्म नहीं है, सैचुरेटेड नहीं है, और ये मैक्सिमम होती है सेंटर की तरफ, और जैसे से दूर जाते हैं तो ये ग्रेजुअली कम होती जाती है। न्यूक्लियर रेडियस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस विच इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिक्रीज टू 1/2 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंटर। जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो डेंसिटी अप्रोक्सीमेट हाफ तक बचती है, जैसे हम इससे दूर सेंटर से दूर जाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है ऑल ओवर द न्यूक्लियस। नाउ इसके बाद 3 वर्ड आते हैं, आइसोटोप, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। तो फर्स्ट आइसोटोप, सबसे पहले यही फेमस ये भी हुआ है, बिकॉज इसमें ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर एक है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मतलब सेम ही एलिमेंट होगा लेकिन उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। कहने का मतलब ये है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स। जैसे 1H1 1H2 1H3, या फिर 92U235 और 92U238, दोनों के मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। इसके बाद आता है आइसोबार, अपोजिट होगा, रिवर्स होगा। न्यूक्लियर कंटेंट सेम मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो एटम का नाम भी चेंज हो जाएगा। एटम का नाम चेंज होगा, 1H3 और 2He3, दोनों के मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है। आइसोटोन्स, ऐसे न्यूक्लिया जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, टोन्स न्यूट्रॉन्स,
तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब A माइनस जेड। A माइनस जेड जब भी हम करते हैं तो न्यूट्रॉन्स का नंबर मिलता है, क्योंकि जो नीचे जेड है ये तो प्रोटॉन है और ये जो ऊपर A है ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमें A माइनस जेड मिलेगा, दैट इज न्यूट्रॉन। जैसे 1s3 में 3 माइनस 1 2 आएगा और 2He4 में 4 माइनस 2 2 आएगा। मतलब दोनों ही सब्सटेंस में न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो आइसोटोन्स। तो तीन हो गए आइसोटोप, मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ मास एनर्जी रिलेशंस। आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशंस E इक्वल टू mc स्क्वायर जो है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। पी की वैल्यू यहाँ mv रख दी तो d अपॉन डी टी mv हो गया। नाउ अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन आइंस्टाइन के केस में मास भी चेंज होता है। आइंस्टाइन के केस में m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था। रिलेटिविटी में मास भी वेरी करता है, तो मास कांस्टेंट नहीं ले रहा है हम यहाँ आइंस्टाइन के टर्म्स में। m बाहर आएगा तो ये यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, यू डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स यू। तो m डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डी एम अपॉन डी एक्स कर दिया हमने, विथ रिस्पेक्ट टू टी किया। नाउ फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो एनर्जी इंक्रीज्ड बाय, तो डी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वही एनर्जी हो जाएगी। तो डी के इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। ऊपर वाले इक्वेशन में हमने केवल डी एक्स का मल्टीप्लाई किया। अब इसमें हम यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा सा प्लेस चेंज करते हैं, डी एक्स और डी वी को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हम डी एक्स और डी एम को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी आ गया इंटू डी वी, और यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी आ गया इंटू डी एम। अब डी एक्स अपॉन डी टी वी होता है, तो एम वी डी वी प्लस यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी वी, तो वी और वी वी स्क्वायर डी एम हो गया। ये एक इक्वेशन बन गया। एक बार फिर से देखते हैं, एफ इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम वी किया। अब यहाँ पर डी वी एम यहाँ पे वेरिएबल माना जाएगा रिलेटिविटी में, मास भी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो m बाहर डी वी अपॉन डी टी प्लस v बाहर डी एम अपॉन डी टी। इस पूरे में डी एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एफ डी डब्ल्यू, और या फिर वर्क को एनर्जी भी बोलते हैं, तो डी के इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद डी एक्स और डी वी को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ डी एक्स और डी एम को एक्सचेंज कर दिया, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया v, तो एम वी डी वी प्लस डी एम डी एक्स अपॉन डी टी फिर v, तो v स्क्वायर डी एम। अब इसके बाद जो इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे बार बार, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। इसको हम स्क्वायर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे हम तो m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का जो रूट हट जाएगा, और यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन का सी स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, तो एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर आ गया। अब इस स्टेप को एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, जहाँ पे एम नॉट रेस्ट मास है और सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर बाहर आ गया, एम स्क्वायर का 2m डी एम अपॉन डी टी, पार्शियल डिफरेंशन है तो डी टी नहीं रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिखेंगे, तो एम स्क्वायर का 2m इंटू डी एम हो गया, माइनस m और v दोनों वेरिएबल है तो यहाँ u इंटू वी लगेगा। एक बार हम m का करेंगे, एक बार v का करेंगे, तो m स्क्वायर बाहर निकाला, v स्क्वायर का 2v dv हो गया, फिर माइनस तो लगा ही हुआ है तो ये माइनस अंदर कैरी हुआ, और अब हमने v स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो m स्क्वायर का 2m dm हो गया इक्वल टू m नॉट और c स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। अब इस पूरे स्टेप में 2 और m कांस्टेंट आके बाहर निकल के 0 हो सकता है। यहाँ 2m है, यहाँ m भी है, 2v है, और यहाँ 2m है, तो 2m को हटा दिया तो c स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी माइनस वी स्क्वायर डी एम बचा रह गया। अब इसके बाद c स्क्वायर डी एम इक्वल टू क्या आ गया, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, और ये स्टेप हमारे इक्वेशन 1 में भी था। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम वेरी करें, इक्वेट करें, तो जो c स्क्वायर डी एम किसके इक्वल टू आ गया, डी के, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेप हमारे पास इक्वेशन 1 में भी था, तो डी के इक्वल टू आ गया डी एम सी स्क्वायर। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टोटल एनर्जी के लिए,
तो इंटीग्रेट करेंगे डी के को 0 से की के बीच में, और डी एम सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, डी एम अंदर रहा, डिफरेंस इंटीग्रेट करने पे डी के का के हो गया एम नॉट, और यहाँ पर डी एम का एम हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एम नॉट माइनस एम नॉट आ गया इंटू सी स्क्वायर, या फिर के इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और के काइनेटिक एनर्जी है और एम सी स्क्वायर रेस्ट मास की एनर्जी है, दोनों को इक्वेट कर दें तो एनर्जी मिल जाएगी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये फेमस इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर यहाँ प्रूफ हुआ। ये आज के टॉपिक का मेन कंसर्न था। एक बार फिर से हम देखते हैं पूरे को। हमने एक बार m इंटू वी को डिफ्रेंशिएट किया था, उससे जो स्टेप आया, और दूसरा हमने इसको स्क्वायर करके इसको फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया था, और ये दोनों इक्वेशन को जब हमने इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया था डी के इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ गया था के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और या फिर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, मास डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनका मास और न्यूक्लियस के मास के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मतलब अगर एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो दोनों का मास और हाइड्रोजन के मास के न्यूक्लियस में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो अगर उसमें p प्रोटॉन है तो z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, ये न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया, और माइनस उसका जो मास आ रहा है, बहुत कम डिफरेंस होगा, माइनर में डिफरेंस होगा, लेकिन इसमें भी जब सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। कोई न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनका मास और एक माइनस उसका जो एक्चुअल मास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अगर सोडियम है 11 Na23 है, तो 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन का मास और सोडियम का मास का डिफरेंस अगर हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस into its constituent parts and place them in infinite distance from each other। दो तरीके से बोल सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या फिर न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी सेम ही होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप द न्यूक्लियस एंड द सेपरेट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स। वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बाइंड अप रहे, या फिर वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जो होती है डेल एम इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू होती है। और थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स, पर न्यूक्लियॉन्स, उस पूरे न्यूक्लियस के अंदर मास डिफेक्ट हुआ है और कितने न्यूक्लियॉन्स उन दोनों को डिवाइड कर दें, तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन्स पे कितना मास डिफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। हम कहीं शेयरिंग कर रहे हैं तो एक बंदे पे कितना खर्च आएगा, दैट इज हम कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं और गिफ्ट में हमने अगर पैसे लगाए तो पर स्टूडेंट कितने गिफ्ट के पैसे गए, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ फेमस बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियॉन मास डिफेक्ट, यहाँ हमने 0 से लेकर 240 तक मास नंबर ले लिए, और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ध्यान रखिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो बाद वाले की होगी ज़्यादा क्योंकि इसके पास ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स है, लेकिन पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन पे कितनी एनर्जी आती है, चाहे वो न्यूक्लियॉन हाइड्रोजन का हो चाहे वो यूरेनियम का हो, पर न्यूक्लियॉन कितनी बाइंडिंग एनर्जी आती है उसको चेक करने के लिए ग्राफ बनाया। तो हमारे पास है छोटे से छोटा 1H1 से लेके हम गए और लास्ट में यूरेनियम 235 तक। तो बाइंडिंग एनर्जी शुरू में तो बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही हम इसमें इस ग्राफ के 3 पोर्शन बनते हैं, एक जो 30th से पहले वाला और एक जो बाद वाला और एक बीच वाला। तो बीच वाले जो पार्टिकल्स हैं जहाँ पे 75 30 से 56 से 75 के बीच में जो है, यहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, और सबसे ज़्यादा आयरन के लिए 56 वाले के लिए सबसे ज़्यादा आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसके पहले अगर हम 10 के कम जाएंगे, 10 से नीचे जाएंगे एटॉमिक मास नंबर 10 से नीचे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और अगर हम यहाँ 170 के बाद जाते हैं तो भी ये, तो फिर इसके बाद ये अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट हो जाता है।
तो कौन कौन से इसमें ये वाला पोर्शन जो बाद वाला है फिजन के काम आता है, और जो पहले वाला होता है फ्यूजन के काम आता है। कुछ फीचर्स भी हैं इसके। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी लाइट, छोटे छोटे के लिए बहुत कम है। इनिशियली देयर इज अ रैपिड इंक्रीज, शुरू में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। बिटवीन द 2He4 4He 4BeC इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है ग्रेटर इमीडिएट नेबर्स, जो बिल्कुल एक उसके जस्ट बाद के लिए एकदम बढ़ जा रही है। आफ्टर A इक्वल टू 20 देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी। 20 नंबर के बाद बाइंडिंग एनर्जी ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और 56 पे मैक्सिमम पहुंच रही है। और 120 40 से 120 तक ये अप्रोक्सीमेट नियरली कांस्टेंट है। और यही एलिमेंट वो हैं जो स्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। फिर उसके बाद 120 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा फॉल होना शुरू हो जाता है इस बाइंडिंग एनर्जी में, थोड़ा सा स्लोप डाउन होता है और फिर ये 128 के आसपास रैपिडली डिक्रीज करता है और फिर ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी कम हो जाती है हायर मॉलिक्यूल्स के लिए कि ये फ्यूज टूटने के कैपेबल भी हो जाते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी भी शो करते हैं, ये कंटिन्यूस डिके भी शो करते हैं। सो दो मेन फीचर मिलते हैं इस ग्राफ से। फर्स्ट है फीचर्स हमें याद रखने हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर मिडिल रेंज, 30 से 170 के बीच में अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। और मैक्सिमम किसके लिए? आयरन के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन और 7.6 है 238 के लिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर, कम होती है किसके लिए? लाइट न्यूक्लियाई के लिए भी कम होती है और 170 से बाद वाले उनके लिए भी कम ही होती है। कंक्लूजन, क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं यहाँ पे? द फोर्स इज अट्रैक्टिव, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को बाइंड करके रखे हुए हैं, अट्रैक्टिव है। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत ही छोटी रेंज में आप वर्क कर रहे हैं। इससे दो वर्ड और क्लियर होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। ये आ जाता है एग्जाम में, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन ऑन बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो फिजन मतलब टूटना, टूटेगा कौन? जो हैवी न्यूक्लियस होगा। तो हमने मान लिया एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका नंबर 240 है एटॉमिक मास। अब ये 240 है तो ये 170 से ज़्यादा है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कर्व या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी, तो इसका मास डिफेक्ट भी कम होगा। अब अगर ये टूटता है, सपोज करते अप्रोक्सीमेट हाफ हाफ 120 में टूट जाता है, तो अब जो न्यूक्लियस होगा ये 120 170 से कम वाला होगा, तो इसका मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा। बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब मास डिफेक्ट कम, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब मास डिफेक्ट ज़्यादा। तो 240 का मास डिफेक्ट कम है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेकिन जैसे टूटेगा दो न्यूक्लियंस में और बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब मास डिफेक्ट भी ज़्यादा हो गया, और जो मास डिफेक्ट बनेगा वही मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। इसलिए बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। हम सपोज कर लेते हैं 240 में एक का मास डिफेक्ट लॉस है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 120 में दो दो का है, तो फिर तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पर दो न्यूक्लियंस हैं तो 3 जो एवरेज फॉर एग्जाम्पल मान रहा है। 240 में हमने फॉर एग्जाम्पल 1 मान लिया, 1 यूनिट का लॉस है, तो यहाँ 1x का मान लेते हैं, और यहाँ पे हमने मान लिया 2x का लॉस है क्योंकि यहाँ तो मास डिफेक्ट ज़्यादा है। तो दो न्यूक्लियस हो गए तो 2x इंटू 2x 4x, तो यहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा होगा तो वही किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। ऐसे ही फ्यूजन में, फ्यूजन जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है वही फ्यूज टुगेदर होंगे, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इनका मास डिफेक्ट भी कम है, लेकिन जब ये जोड़ेंगे तो रेस्पेक्टिवली बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा, तो जो मास डिफेक्ट बचा रहेगा वही किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी और एनर्जी ऑफ सन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हम 11th में पढ़ चुके हैं, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन हो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सबके लिए सेम है, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये मेसॉन थ्योरी से भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। मेसॉन थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे, 3 टाइप के मेसॉन होते हैं, पॉजिटिव मेसॉन, नेगेटिव मेसॉन और न्यूट्रॉन मेसॉन, और उसी से ये डिस्कवरी या प्रूफ होता है। ये ग्राफ भी है इसका पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर रेंज इनकी बहुत कम होती है। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, नेचर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माने जाते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज से कोई मतलब नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा। स्पिन पर डिपेंड करते हैं ये।
इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स है, सैचुरेटेड फोर्स है मीडियम टू लार्ज साइज न्यूक्लियस के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी जो इनकी है वो आर नॉट, जैसे हम दूर से आते हैं आर रेडियस डिस्टेंस कम करते हैं दो न्यूक्लियन के बीच की, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है एक रेंज, एक वैल्यू आर नॉट, उसके बाद ये फोर्स अपने आप रिपल्सिव में कन्वर्ट हो जाता है। दो न्यूक्लियंस कोलैप्स कभी नहीं होंगे, सबमर्ज कभी नहीं होंगे, वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन हमेशा करेंगे। तो इसी सैचुरेशन डिस्टेंस के से अगर हम आगे आते हैं, पहले आते हैं आर नॉट जो अप्रोक्सीमेट 0.8 फर्मी होती है, अगर हम इससे पास आने की कोशिश करते हैं दो न्यूक्लियंस को, तो इससे पास आने के बाद इनमें रिपल्सिव फोर्स एक्सट्रीमली हाई हो जाता है और फिर ये दूर चले जाते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है आर नॉट से बाद, आर नॉट से ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव है और आर नॉट से कम है तो रिपल्सिव फोर्स शो करती है। मतलब हमें यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नहीं है, ये एक रेंज, एक डिस्टेंस के पहले डिस्टेंस से ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव और डिस्टेंस से कम हो जाती तो ये रिपल्सिव भी शो होते हैं। थैंक यू।